बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 25 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मंदरी फैसलाबाद। Dear students, आज का लेक्चर भी हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.8 मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ उसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर मुश्तमिल है। इस इक्वेशन में हमें सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के कंटेंट्स को। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया हुआ है, जिसकी एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे x और y हैं, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। सो सॉल्यूशन इसका हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर एज इट इज़। जो आपको स्टेटमेंट में दो डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं हम उनको लिख लेंगे। सो ये dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी प्लस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, और दूसरी इक्वेशन है dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। पिछले क्वेश्चंस की तरह हम इसको ऑपरेटर कैपिटल D जो है उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन d इज इक्वल टू डी बाई डी टी, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज। तो दिए गए सिस्टम को आप कैसे लिख सकते हैं जी? ये जो dx बाई डी टी है हम इसको लिखेंगे dx, ये जो dy बाई डी टी है ये dy बन जाएगा, और आगे ये 5x प्लस 4y एज इट इज़, और राइट हैंड साइड पे e रेज टू द पावर माइनस टी भी एज इट इज़। x वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे और प्लस y वाली टर्म्स को भी ऐसे ही हम इकट्ठा कर लेंगे, और ये e की पावर माइनस टी के जो है वो बराबर है। इन दोनों में से अगर आप x को बाहर लिख लें तो अंदर d प्लस 5, और इन दोनों में से अगर y को आप बाहर लिख लें तो अंदर आ जाएगा d प्लस 4 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी इसमें पहले x वाली टर्म है फिर y वाली टर्म है, इज इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, या ई रेज टू द पावर टी या t की शक्ल में कोई भी आपके पास जो है वो टर्म हो सकती है। इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन है उसको अगर आप ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो dx प्लस dy प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 के बराबर आती है। x वाली टर्म्स को अगर आप इकट्ठा करें तो dx प्लस 2x प्लस, और अगर आप y वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं तो ये भी dy प्लस y जो है वो आ जाएंगी इक्वल टू 3। सो d प्लस 2 इसमें और इसमें से x को आप बाहर लिख सकते हैं, तो ये d प्लस 2x प्लस d प्लस 1y इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और इसमें भी पहले x वाली टर्म है फिर y वाली है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब 1 और 2 को हमने आपस में जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और इसमें से हमने x और y की वैल्यूज़ जो हैं उनको डिटरमाइन करना है। अब इसमें मैं जैसा पिछले क्वेश्चंस में करता होता हूँ कि y को एलिमिनेट कर लेता होता हूँ 1 और 2 में। उसके लिए मुझे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम करना होता है। सो यहाँ y के साथ d प्लस 4 है, यहाँ y के साथ d प्लस 1 है। अगर ये d प्लस 1 यहाँ पे आ जाए और ये वाला d प्लस 4 यहाँ पे आ जाए तो फिर y के कोएफिशिएंट्स इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में सेम हो जाएंगे। सो पहले ये जो d प्लस 1 है जो यहाँ पे है उसको मैं इसके ऊपर ऑपरेट करवाता हूँ। ऑपरेटिंग d प्लस 1 ऑन 1 वी हैव, तो d प्लस 1 की दोनों साइडों के ऊपर जो है इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइडों के ऊपर d प्लस 1 ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। सो d प्लस 1, और ये ऑलरेडी मौजूद था d प्लस 5x, इसी तरीके से प्लस की साइन के साथ d प्लस 1 और d प्लस 4y ऑलरेडी मौजूद था, और राइट हैंड साइड पे d प्लस 1 ऑपरेट हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस टी पे। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये d स्केयर प्लस 5d प्लस d प्लस 5 इंटू एक्स, और ये मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया चूँकि आपका टाइम का जो है वो वेस्टेज है, बिकॉज रीज़न उसकी ये है कि इसने कैंसिल आउट हो जाना है। राइट हैंड साइड पे ई रेज टू द पावर माइनस टी इस d के साथ हुआ तो ये टर्म बन गई, और ई रेज टू द पावर माइनस टी अगर 1 के साथ हुआ तो ये वाली चीज़ बन गई। ये फाइनली 5d प्लस t करके 6d लिख के, तो ये d स्केयर प्लस 6d प्लस 5 इंटू एक्स प्लस
डी प्लस वन डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टी। इसका डेरिवेटिव जो टी के लिहाज से है वो माइनस साथ में आ जाता है, तो चूँकि कैपिटल डी जो है वो डी बाई डी टी ही होता है, सो लिहाजा ये माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टी। फाइनली ये बन जाएगा डी स्केयर प्लस सिक्स डी प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस डी प्लस वन डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी अपोजिट साइंस होने की वजह से, सो हमें इक्वेशन नंबर ये 3 बन गई। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर हम डी प्लस फोर ऑपरेट करवाएंगे। डी प्लस फोर जो है ये इक्वेशन नंबर 1 में वाई का कोएफिशिएंट था, तो डी प्लस फोर जब 2 पर ऑपरेट करवाएंगे तो ये डी प्लस फोर और ये डी प्लस टू एक्स पहले ही था इक्वेशन नंबर 2 में। इसी तरीके से डी प्लस फोर और डी प्लस वन वाई पहले ही था, इज इक्वल टू डी प्लस फोर 3। तो इसको जब आपस में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी स्केयर प्लस टू डी प्लस फोर डी प्लस एट एक्स और प्लस डी प्लस फोर डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू 3 जो है वो इनके साथ अलग अलग हो जाएगा, यानी डी 3 के ऊपर भी और मल्टीप्लाइड बाई प्लस फोर 3 के साथ होके 12। फाइनली ये सिंप्लीफाई करके आ गया डी स्केयर प्लस सिक्स डी प्लस एट एक्स और ये मैं डी प्लस फोर और डी प्लस वन वाई एज इट इज़ रहने दिया जो कि इसने कैंसिल आउट हो जाना है। डी ऑफ 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, चूँकि कैपिटल डी से मुराद डी बाई डी टी ही है, सो डी ऑफ 3 जो है वो ज़ीरो है और 12 एज इट इज़ आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो हमने बनाई है, आप इसमें बासानी देख सकते हैं कि यहाँ y के साथ जो टर्म है यहाँ भी y के साथ वही टर्म है। अब अगर हम 3 इक्वेशन में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y वाली टर्म जो है मुकम्मल तौर पे कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ x की शक्ल में हमें जो है वो आंसर मिलेगा। सो subtracting 4 from 3 we have d square plus 6t plus 5x minus d square plus 6t plus 8x is equal to minus 12। यानी x वाली टर्म में से x वाली निकली और y वाली कैंसिल आउट हो गई और इधर जो है वो हमारे पास माइनस का 12 आ गया। अब ये भी x वाली है, ये भी x वाली, x को अगर आप बाहर लिख लें तो अंदर ये वाली और माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये एज इट इज़ आ गई इज इक्वल टू माइनस 12। 6t से 6t कैंसिल आउट हो गया, डी स्केयर से डी स्केयर कैंसिल आउट हो गया और हमें बचा क्या हमारे पास प्लस का 5 और माइनस का 8, तो माइनस का 3x इज़ इक्वल टू ये वाला माइनस का 12। ये माइनस 3 जो है वो अगर आप इससे डिवाइड कर दें दोनों साइड्स के ऊपर तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 12 बाई माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है पिछले क्वेश्चंस की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल कांस्टेंट जो है वो आंसर आया है इसका। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। अब हम y की वैल्यू जो कि फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सो आप इस x की वैल्यू को उठा के तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। 1 क्या थी पहले मैं उसको देखूँ तो 1 थी डी प्लस 5x प्लस डी प्लस 4y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, या अगर आप x को अलग अलग ऑपरेट करवाएं तो डी एक्स प्लस डी 5x और प्लस डी प्लस 4y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। पुट करें x इज इक्वल टू 5 इसमें तो d इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 प्लस डी प्लस 4y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। तो ये हमारा 0 हो गया और 5 मल्टीप्लाइड बाई 420 और d प्लस 4y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, या अगर आप 20 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो d प्लस 4y जो है ये बराबर आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस टी माइनस 20। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 जो है वो कह देंगे। क्लियरली ये एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो आपकी मैथमेटिकल मेथड की है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं, विच इज़ नाउ अ होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। सो जनरल सोल्यूशन क्या होता है नॉन होमोजीनियस का? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटेग्रल के सम की शक्ल में जो है वो होता है। सो y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। सो नाउ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या है जी, वी हैव टू सॉल्व d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इसको होमोजीनियस कंसिडर करते हुए यानी राइट हैंड साइड को 0 लेते हुए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हमें वाई सी मिलता है। सो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है जी, d प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या d इज इक्वल टू माइनस 4, तो सीधा सीधा वाई सी हो गया c1 ई रेज टू द पावर माइनस 4t। नो वी विल डिस्कस पर्टिकुलर इंटेग्रल वाई पी के लिए होता है 1 ओवर एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी में d प्लस 4 है और जो राइट हैंड साइड पे होता है इक्वेशन के पे वो यहाँ पे आता है
हम इसको 1/d+4 इसके ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगा तो ये वाली चीज़, -1/d+4 20 के ऊपर भी तो ये वाली चीज़, e⁻t और -1/d+4 20 के साथ e⁻0t हम लगा सकते हैं, चूँकि e⁻0t एक्चुअली e⁻0 है और इसका आंसर 1 है। सो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेनिफिट ये मिल गया है कि ये वाला फार्मूला अब हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो 1/f(d) e⁻ax है ना, जो कि e⁻ax डिवाइडेड बाय f(a) के इक्वल है, प्रोवाइडेड f(a) इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये 1/d+4 e⁻t जो है, अब इसको हम अगर ये वाला कुलिया लगा के खोलते हैं, ये x का मल्टीपल d की जगह पे आता है, तो ये जो -1x का मल्टीपल है इस d की जगह पे आएगा -1, और इधर जो e का मल्टीपल 0 है ये इस d की जगह पे आएगा, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ये वाला फार्मूला जो है इसका मैंने इस्तेमाल किया है। फाइनली yp की वैल्यू आ जाएगी e⁻t/3 -5। सो y इज़ इक्वल टू yc प्लस yp जो आपका होता है, तो yc की वैल्यू अगर आप लगाएंगे तो वो c1 e⁻4t है, और yp की जो वैल्यू है ये e⁻t/3 -5 है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। मैंने आपको जब थ्योरी इस एक्सरसाइज की करवाई थी ना, तो वहाँ पे मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में फार्मूला बताया था, और मैंने कहा था कि आप दी गई जो इक्वेशन होगी ना आपकी ऑपरेटर फॉर्म में, उसके x और y के कोएफिशिएंट्स को लेके आप डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करेंगे तो d की शक्ल में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि d की जितनी पावर होगी ना, उतने ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे ये इसकी नेचर बड़ी डिफरेंट किस्म की है इस क्वेश्चन की। जैसे x आपने देखा मुकम्मल ही कॉन्स्टेंट नंबर आंसर आया, ऐसा तो किसी में भी नहीं था। सो हम ये भी यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स जो कितने इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इसके सोल्यूशन में। वैसे बाकी जो पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं 6, उनमें भी ये बात चेक करनी है, लेकिन चूँकि वहाँ पे सीधी सीधी है ये बात सेटिस्फाई होती है, जितने कांस्टेंट आते हैं उतना ही उस डिटर्मिनेंट में अगर खोलें तो डी की जो है वो पावर मैक्सिमम आती है, तो लिहाजा वहाँ पे हमने वो लेंथी करने की गर्ज से हमने उसको छोड़ दिया था। यहाँ पे ये चूँकि डिफरेंट नेचर का आपको नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 ज़रा देखें शुरू में। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। x का कोएफिशिएंट है d+5, y का कोएफिशिएंट है d+4, इधर x का कोएफिशिएंट है d+2 और y का कोएफिशिएंट है d+1। बिल्कुल इसी तरतीब से मैं अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिखूं तो ये फॉर्म आपके पास बनेगी। यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन सिस्टम इज, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से x का कोएफिशिएंट ये है, y का कोएफिशिएंट ये है, फिर 2 में से x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट। अब आप इसको जब खोलेंगे ज़ाहिर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस इसके साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, और सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के बाद -3 इसका आंसर आता है। -3 अब कांस्टेंट है, हर कांस्टेंट जो होता है वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। आप इसको -3 d की पावर 0 की शक्ल में लिख सकते हैं। अब d की पावर 0 में जब आप लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि डिग्री तो 0 है, डिग्री ऑफ d इज़ 0, सो द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम विल बी 0। तो लिहाजा दिए गए सिस्टम में कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा, इसका ये मतलब है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने तो ऊपर जो y निकाला है उसमें हमने एक कांस्टेंट c1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट नहीं आना। वो कांस्टेंट कैसे नहीं आना? एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर उसकी जगह उसकी वैल्यू c1 हो तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू c1 की 0 जो है वो हमने जब प्रूफ करनी है कि 0 होगी तो फिर ही वो ख़त्म होगा ना, तो वो कैसे निकलेगी? उसके लिए हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ c1 को। सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इनटू इक्वेशन नंबर 2। ये जो x की और y की आपने वैल्यूज़ निकाली हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में ज़रा दर्ज करें। 1 में खुद ही जो है वो उसको दर्ज नहीं किया, चूँकि 1 की राइट हैंड साइड पे भी t वाला फंक्शन था, तो वो लंबी कैलकुलेशंस हो जानी थी। आंसर हमारा वहाँ से भी आ जाना था c1 का, और वही आना था जो कि यहाँ से निकलेगा। लेकिन 2 में थोड़ी सी आसानी थी कि राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर था, सो मैंने 2 को पकड़ा। x को अंदर आप अलग-अलग ऑपरेट करवाएं तो dx प्लस 2x, इस तरीके से dy प्लस y इज इक्वल टू 3। तो अब आप वो जो x और y की वैल्यूज़ हैं उनको ज़रा जो है वो दर्ज करें। x की जगह पे 4 और y की जगह पे ये वाली टर्म जो हमने निकाली है इज इक्वल टू 3। d अंदर अप्लाई करें, d से मुराद डेरिवेटिव है, t के लिहाज से इसका भी ले लें, इसका भी ले लें और इसका भी ले लें, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं डेरिवेटिव्स लिए हुए। कुछ टर्म्स आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं,
और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे -3c1 e रेज टू द पावर -4t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ज़रा, -3 तो कभी भी ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब -3 नॉट इक्वल टू 0। एक बात और है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, इसका आंसर t जो 0 है ना वो कभी भी नहीं आता। इसका मतलब ये है कि e रेज टू द पावर -4t जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है फॉर एनी वैल्यू ऑफ t। तो जब ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है और तीनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो c1 है ना ये भी आपका 0 है। अगर c1 को 0 पुट किया जाए y की वैल्यू में तो लिहाजा y आ जाएगा e रेज टू द पावर -t/3 -5, तो वो कांस्टेंट ख़त्म हो गया। और अब यहाँ से अगर हम दिए गए सिस्टम के सोल्यूशन को अगर समराइज़ करते हैं तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं कि हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -t/3 -5। तो ये जो है उसका सोल्यूशन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो है वो थोड़ा सा लेंथी नज़र आएगा बाकी क्वेश्चंस की निस्बत, ताहम जो तरीक़ाकार है वो एग्जैक्टली वही है जो पीछे हम 7 क्वेश्चन के लिए कर चुके हैं। यहाँ पे हमें जो प्रोवाइडेड सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो क्या है, 2dx/dt प्लस dy/dt प्लस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ t, और दूसरी इक्वेशन है dx/dt प्लस dy/dt प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 sin t। सो आप दिए गए सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं, गिवन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी, उसको दोबारा आप लिख लें, सेम एज इट इज़ लिखा है मैंने। अब आपको पता है हमने इसको ऑपरेटर में कन्वर्ट करना होता है। सो यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन कैपिटल D इज इक्वल टू d/dt द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज। तो दिए गए सिस्टम को आप अब कैसे लिख सकते हैं, 2 और ये d/dt चूँकि कैपिटल D है तो ये टर्म बन जाएगी dx, 2dx। इसी तरीके से अगली बन जाएगी dy और नेक्स्ट 3x प्लस 4y एज इट इज़ और राइट हैंड साइड पे माइनस कॉस t एज इट इज़। अब x वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, y वाली इकट्ठी कर लें। सो 2dx प्लस 3x प्लस dy प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस कॉस t। इनमें से x को बाहर लिखें तो अंदर 2d प्लस 3 बनता है, और इनमें से अगर आप y को बाहर लिखें तो अंदर d प्लस 4 बनता है, इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ t। अब ये x वाली टर्म, y वाली टर्म और t, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप कह सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को आप ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं तो वो dx प्लस dy प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 sin t आया। अब यहाँ पे भी आप पहले x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, और 2 sin t जो t वाली जो टर्म है वो राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ है। इन दोनों में से अगर x को हम बाहर लिखते हैं तो अंदर d प्लस 1x आता है, और इनमें से अगर y को बाहर लिखते हैं तो अंदर d प्लस 2 बनता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। याद रहे कि इसमें भी पहले x वाली टर्म है फिर y वाली टर्म है। अब हमारी ये टास्क है कि ये वाली इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में y को एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि सिर्फ x ही बचे और वहाँ से x की वैल्यू को निकाला जा सके। उसके लिए हमें दोनों इक्वेशंस में y के कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है d प्लस 4 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है d प्लस 2। सो अगर यहाँ पे इसके साथ d प्लस 4 आ जाए और यहाँ पे d प्लस 2 आ जाए तो फिर दोनों में y के कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। फिर हम जब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक इक्वेशन में से दूसरी को तो फिर y एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ x में हमारी इक्वेशन जो है वो रह जाएगी, और फिर उसको हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 के साथ क्या ऑपरेट करवाया जाए, ये वाला y का कोएफिशिएंट d प्लस 2 इसके साथ। सो ऑपरेटिंग d प्लस 2 ऑन 1 वी हैव। सो d प्लस 2 की दोनों साइड्स पर 1 इक्वेशन की दोनों साइड्स पर d प्लस 2 आप ऑपरेट करवा देंगे। सो d प्लस 2 2d प्लस 3x, d प्लस 2 d प्लस 4y, d प्लस 2 माइनस कॉस t। इन दोनों को तो आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर जो है वो बनेगा। इसको मैं एज इट इज़ रहने दूंगा चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसने आगे जाके वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना है। सो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस कॉस टी d इस पर अलग अप्लाई होगा और ये 2 जो है ये भी माइनस कॉस टी के साथ होगा, तो 2 इंटू माइनस कॉस टी। ये दो टर्म्स को ऐड किया तो 2d स्केयर प्लस 7d प्लस 6x और d प्लस 2 d प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव t के लिहाज से है साइन t, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 कॉस टी साथ में आ गया। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया।
अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने ऑपरेट करवाना है d+4 को ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। सो अप्लाई करवाने के बाद d+4 d+1x और प्लस d+4 d+2y इज इक्वल टू d+4 2 sin t। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये सीधा सीधा d² प्लस d+4d प्लस 4x, और इसको एज इट इज़ रहने दें चूँकि इसने नेक्स्ट जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसने कैंसिल आउट हो जाना है। और ये 2 sin t इसके साथ अलहदा से यानी d इंटू 2 sin t प्लस ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हुए तो 8 sin t। फाइनली ये d बेसिकली डेरिवेटिव ही है t के लिहाज से, सो sin t का डेरिवेटिव cos t, तो राइट हैंड साइड बन गई 2 cos t प्लस 8 sin t, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये इस d और 4d को ऐड किया तो 5d, सो d² प्लस 5d प्लस 4x प्लस y वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 वी हैव, अब 4 और 3 में जो है y का कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करने से x वाली टर्म में तो x वाली निकलेंगी लेकिन y जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें ये वाली टर्म का x और ये वाली टर्म्स का x, इसको x को बाहर लिखा जाए अंदर तो अंदर जो है वो ये वाली फॉर्म बनेगी, और इनमें से सब्ट्रैक्ट अगर आपने किया तो sin t और -8 sin t का ये माइनस sin t बन गया, और -2 cos t और -2 cos t ये कुल मिला के -4 cos t बन गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू -4 cos t माइनस 7 sin t। इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। बासानी आप अब देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ना, ये हमारी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। तो ज़ाहिर है नॉन होमोजीनियस का जो सोल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म में होता है, तो लिहाजा इसका सोल्यूशन x इज़ इक्वल टू xc प्लस xp है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन xc की अगर बात करें तो आप इस इक्वेशन को होमोजीनियस कंसिडर करते हुए यानी इसकी राइट हैंड साइड को 0 कंसिडर करते हुए आप इसका xc निकाला करते हैं। सो d² प्लस 2d प्लस 2x इज इक्वल टू 0 को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये दी गई नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज d² प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप लगाएं तो d की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 4 -4 इंटू 1 इंटू टी 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये वही वाला फार्मूला है कि अगर आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी हुई हो वो अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो तो वहाँ से फिर x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर होता है और डिवाइडेड बाई 2 है, वही वाला मैंने यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 ऊपर नीचे कॉमन लेके कट कर देंगे, d की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो तो xc कैसे लिखते हैं, e की पावर में जो है वो आता है रियल पार्ट t के साथ मल्टीप्लाई होता है, अंदर 2 कांस्टेंट हमने लेने होते हैं तो c1 कॉज ऑफ t के साथ मल्टीपल वो लिखना होता है जो इधर आयोटा का कोएफिशिएंट होता है, वो चूँकि 1 है तो लिहाजा c1 cos t प्लस c2 sin t। फॉर xp अगर बात करें तो xp के लिए 1/f ऑफ d यानी d² प्लस 2d प्लस 2, और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, या xp हम लिख सकते हैं 1/d² प्लस 2d प्लस 2 ये अलहदा से, और फिर 1/d² प्लस 2d प्लस 2 और -7 sin t अलहदा से। अब ये भी हमने एवेल्यूएट करना है, ये भी हमने एवेल्यूएट करना है, ये दोनों करेंगे तो फिर दोबारा इसमें पुट करेंगे तो फिर xp निकलेगा। तो ये वैसे ये भी लेंथी काम है, ये भी लेंथी काम है, लिहाजा इनको मैं पहले अलग-अलग बाहर निकाल लेता हूँ, फिर जो आंसर्स आएंगे उसको मैं इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर लूँगा। पहले हम इसको एवेल्यूएट करते हैं। सो फर्स्ट वी एवेल्यूएट 1/d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू -4 cos t। तो ये क्या है जी, ये जो cos t है ना, ये अगर आप ज़रा गौर करें आइलर्स फार्मूला के मुताबिक e⁻⁻∗t होता है cos t प्लस आयोटा sin t। तो यहाँ पे आयोटा भी लिखना था, सॉरी cos t प्लस आयोटा यहाँ पे आना था, यहाँ पे आयोटा आना था, साथ में sin t आना था। तो इसका रियल पार्ट cos t बनता है और इमेजिनरी पार्ट sin t बनता है। चूँकि cos t हमने निकालना है लिहाजा हम रियल पार्ट जो है वो यूज़ करेंगे। सो रियल पार्ट 1/d² प्लस 2d प्लस 2
-4 एज इट इज़, और cos t की फॉर्म में जो है वो e रेज टू द पावर आयोटा टी। अब ये e की पावर में बनाने का फ़ायदा ये है कि ये रूल लग जाएगा, ये जिसमें 1/f(d) e रेज टू द पावर ax, ये बराबर होता है e रेज टू द पावर ax डिवाइडेड बाय d की जगह पे ये जो a होता है ना इसको लगाते हैं, यानी x का कोएफिशिएंट जो होता है। तो इसमें हम वही काम करेंगे। सो रियल पार्ट ये -4 e रेज टू द पावर आयोटा टी को ऊपर लिख लेंगे और हर d की जगह पे t का कोएफिशिएंट आयोटा लगा देंगे, तो आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 2 ये बन जाएगी रियल पार्ट ऑफ -4 e रेज टू द पावर आयोटा टी डिवाइडेड बाय, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 बन जाएगा यहाँ पे आपके पास प्लस का 1 और 2 आयोटा एज इट इज़, ये फॉर्म बन गई। अब आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा होता है तो हमने उसको ख़त्म करना होता है कैसे, नीचे वाली जो टर्म होती है इसका कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1 + 2 आयोटा का कांजुगेट है 1 - 2 आयोटा, ये वाला मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाली टर्म के साथ ये 1 - 2 आयोटा आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये रियल पार्ट ऑफ -4 e रेज टू द पावर आयोटा टी इंटू 1 - 2 आयोटा, और नीचे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होंगी तो a + b इंटू a - b वाला फार्मूला लगेगा जो कि बराबर होता है a² - b² के। तो ये 1 + 4 जो है वो नीचे बन जाएगा जो कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो अब ये वाला -4 और ये वाला प्लस का 5, इन दोनों को मैं बाहर निकाल दूंगा रियल पार्ट से, क्योंकि मुझे रियल पार्ट में तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स यानी आयोटा वाली टर्म्स और दूसरी को इकट्ठा करना होता है ना, तो ये कांस्टेंट है, इसका तो कोई इशू ही नहीं है। अंदर क्या करूँगा, e रेज टू द पावर आयोटा टी को दोबारा आइलर्स फार्मूला लगाते हुए लिखूंगा तो वो cos t + आयोटा sin t आता है और 1 - 2 आयोटा एज इट इज़ है। अब इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, ये बड़ी बासानी आप जानते हैं। तो -4/5 रियल पार्ट ऑफ cos t - 2 आयोटा cos t प्लस आयोटा sin t + 2 sin t। अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया तो cos t + 2 sin t, और जिनमें से आयोटा कॉमन आ रहा था तो प्लस आयोटा लिखे, उनके अंदर से हमने जो है वो कॉमन लेके लिख लिया। माइनस का 4/5 और इसका रियल पार्ट लेना है तो ये वाला हिस्सा आएगा cos t + 2 sin t। अगर इमेजिनरी पार्ट लेना होता तो फिर ये आना था आयोटा के साथ जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आपने देखा कि 1/d² + 2d + 2 -4 cos t, ये बराबर आ गया -4/5 cos t -8/5 sin t। ये जब इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे बन गई इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 की पहली टर्म हमने एवेलुएट कर ली है। अब हम एवेलुएट करेंगे 1/d² + 2d + 2 इंटू -7 sin t को। तो इसमें चूँकि साइन है तो आइलर्स फार्मूले में साइन तो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो लिहाजा मैं इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d² + 2d + 2 और sin t की वजह से e रेज टू द पावर आयोटा t साथ में आ जाएगा। ये अभी मैंने जो ऊपर इक्वेशन नंबर 7 में निकाला है ना, उसकी बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है, लिहाजा इस स्टेप में मैंने कुछ स्टेप जो है वो स्किप किए हैं इस वाले प्रोसेस में। अब यहाँ पे आप ज़रा अगर गौर करें तो इस वाली फॉर्म के बाद ये इमेजिनरी पार्ट और नीचे आपका -7 e रेज टू द पावर आयोटा t डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। अब इसके कांजुगेट के साथ आप इसको अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट -7 e रेज टू द पावर आयोटा t 1 - 2 आयोटा, और ऊपर वाले स्टेप की तरह नीचे जो ऊपर मैंने रियल में निकाला था नीचे 5 जो है वो आ जाएगा। अब ये -7/5 अगर आप इसको बाहर लिखें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू द पावर आयोटा t और 1 - 2 आयोटा। अब इसकी जगह पे जो है वो आप cos t और sin t लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट लेंगे। लेकिन चूँकि ये वाली चीज़ जो है वो एग्जैक्टली यही वाली है, ये अंदर वाला हिस्सा, तो अगर इसका रियल पार्ट लेना था तो मैंने पहले लिया था ना, अगर इमेजिनरी लेना हो तो ये आएगा, तो लिहाजा ये मैंने फिर उसमें डायरेक्टली लिखा है। ये -7/5 और इमेजिनरी पार्ट जो इसका है ये -2 cos t + sin t है। सो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/5 cos t -7/5 sin t, हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 8। पुटिंग 7 and 8 into 6 वी हैव, तो वो दोनों वैल्यूज़ आप लगाएंगे तो एक्स पी की वैल्यू जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगी। ये जो मैंने अभी दो अलग-अलग सॉल्यूशंस निकाले, cos t वालों में से cos t को कॉमन लेके अंदर उनका एलसीएम ले लें और sin t वालों में से अंदर उनका एलसीएम ले लें,
तो फाइनली ये कैंसिल आउट करके एक्स पी की वैल्यू आ जाएगी 2 cos t माइनस 3 sin t। लिहाजा हम अब इस पोजीशन में हैं कि x इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी में वैल्यूज़ दर्ज करें और x की वैल्यू आ जाएगी ई रेज टू द पावर माइनस टी c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस 2 cos ऑफ t माइनस 3 sin ऑफ t। ये आपकी x की वैल्यू जो है वो आ गई है। ये एक्स सी की जगह पर इसकी वैल्यू जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की थी और एक्स पी की जगह पे इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। अब हमने y निकालना है। उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है उनको अगर डायरेक्टली देखा जाए ना तो दोनों में y का कोएफिशिएंट ऑपरेटर d की शक्ल में है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी तो ये होती है कि y का कोएफिशिएंट किसी कांस्टेंट मल्टीपल की शक्ल में बनाया जाए। उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले 2 को 1 में से डायरेक्टली, तो ये 2d प्लस 3x माइनस d प्लस 1x यानी x वाली टर्म्स में से x वाली और y वाली टर्म्स में से y वाली और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो x वाली टर्म्स में से आप x को कॉमन ले लें तो अंदर 2d प्लस 3 माइनस d माइनस 1 और y वाली टर्म्स में से भी अगर आप y को कॉमन ले लें तो d प्लस 4 माइनस d माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस t माइनस 2 साइन t और d के साथ d आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 में से 2 2 तो ये प्लस का 2y हो गया। अब ये बेनिफिट हो गया सब्ट्रैक्ट करने का कि y का कोएफिशिएंट जो है वो एक कांस्टेंट मल्टीपल आ गया और d प्लस 2 माइनस कॉस t माइनस साइन t या x को अगर आप अंदर अलग अलग ऑपरेट करवाएं तो dx प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस कॉस t माइनस 2 साइन t। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है। चाहे तो आप 2y को इधर रहने दें और शुरू में ही इन दोनों को उस साइड पे शिफ्ट करके फिर ही x की वैल्यू पुट करें जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में करता होता हूँ, लेकिन इसमें मैंने एज इट इज़ यहाँ पे पहले ही x की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये फॉर्म आपके पास बनी है d और ये आपके पास जो है वो x है सारा प्लस 2x सारा और फिर प्लस 2y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। d जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया ना t के लिहाज से, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन समझते हुए, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ अंदर वाले का डेरिवेटिव, फिर जो है वो इसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी और ये वाला जो है ये एज इट इज़ और फिर इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव तो ये माइनस 2 साइन टी माइनस 3 कॉस टी और इसको मैंने एज इट इज़ इस स्टेप में रहने दिया और अगली टर्म्स को भी एज इट इज़ जो है वो रहने दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई जो है वो करेंगे तो फ़िलहाल हमारे पास जो है वो फॉर्म ये वाली बनती है और यहाँ पे ये माइनस वाली टर्म और ये प्लस वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल एक जैसी हैं तो आपस में जो है वो इनकी एडिशन हो जाएगी। तो ये प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टी c1 cos t प्लस c2 sin t आएगा और बाकी टर्म्स को आप आसानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 2y को अब आप जो है वो इधर रहने दें तो ये बाकी ये सारी टर्म्स को उठा के आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो अलामतें अपोजिट हो जाएंगी जैसा कि आपको इस स्टेप में नज़र भी आ रहा है। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। 2y का वैल्यू जो है वो आएगी, इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस में हो जाएगा c1 sin t माइनस c2 cos t और ये माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अंदर एज इट इज़ और साइन और कॉज वाली टर्म्स जो एक जैसी थी उसमें से उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने देखा तो वो 6 sin t माइनस 2 cos t आ गया। इसमें से और इसमें से ई रेज टू द पावर माइनस टी को अगर कॉमन लें तो अंदर ये फॉर्म बनेगी और ये जो आगे 6 sin t और माइनस 2 cos t था इसको हमने एज इट इज़ लिखा। अब 2y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी और cos t में से cos t वाली टर्म्स में से उसको कॉमन लें तो अंदर माइनस c1 प्लस c2 और sin t भी ऐसे ही और 6 sin t माइनस 2 cos t। तो y की वैल्यू ये 2 को अगर आप दोनों साइडों पर डिवाइड करवा दें यानी इसके नीचे भी आ जाएगा 2 इसके नीचे भी और ये 6 sin t जो है ये 3 sin t बन जाएगा और ये वाला जो है वो माइनस cos t बन जाएगा। लिहाजा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम क्या है जी, ये जो अभी आपने निकाला है इसको अब आप समराइज़ कर लें, इकट्ठा करके लिख दें। तो x की ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की है हमने एज ए सोल्यूशन और y की ये वाली वैल्यू हमने एज ए सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट की है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ मज़ीद क्वेश्चंस के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।